नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। रामनाथ कोविंद का देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना देश की दलित अस्मिता और दलित राजनीति के एक नए स्वरूप के रूप में देखा जा रहा है। वे देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं। वे उत्तर प्रदेश से आते हैं और बीजेपी के दलित मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करते वक्त उनके दलित होने का खास तौर पर जिक्र किया था। आरएसएस और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के चलते कई दलित चेहरे या तो पार्टी में हैं या एनडीए सरकार में शामिल हैं, जैसे थावरचंद गहलोत, उदित राज, रामविलास पासवान, रामदास अठावले आदि। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर खड़ी सुश्री मायावती ने दलित समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा नहीं उठाने देने के खिलाफ सोमवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसे उनके दलित राजनीति के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे दलितों में एक मजबूत राजनीतिक संदेश जाएगा और उनकी राजनीतिक वापसी का रास्ता खुल सकता है। उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान बीजेपी ने उनके दलित वोट बैंक में अच्छी खासी सेंध लगा दी थी। अब मायावती के लिए ये मौका होगा कि शायद वे अपने स्कोर वोट बैंक से फिर से जुड़ सकेंगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी दलित वोटरों को आकर्षित करने के लिए शुक्रवार को कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एक अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को सामाजिक अधिकारिता और अम्बेडकर से जोड़कर देखा जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में दलितों की समस्याओं, उनके राजनीतिक और सामाजिक हालात, देश में दलितों के खिलाफ बनते माहौल, उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर चर्चा और मंथन होगा। इस आयोजन का मकसद जहां एक ओर दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के मुद्दे को उठाना है, वहीं इसे कहीं न कहीं कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देश देशांतर में आज बात दलित राजनीति में आई इस ताज़ा बयार की। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांत प्रकाश जाटव, कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद अली खां, दलित चिंतक प्रोफेसर राजकुमार और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत नीरजा जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एक लंबा आपका तजर्बा रहा है। ये जो जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और जो मैसेजिंग करने का काम किया गया, और उसके बाद से लगातार ये 3 जो घटनाएं मैंने अभी गिनाई कि मायावती जी का राज्यसभा से दलित समस्याओं को लेकर के इस्तीफा देना, उधर कांग्रेस का बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन, इसे किस रूप में देखती हैं आप? देखिए, जबकि नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद का नाम सिलेक्ट किया था राष्ट्रपति के लिए, तो हो सकता है कि उनको भी इतना आभास नहीं हो कि दलित राजनीति इतनी जल्दी ही दिनों में गर्मा जाएगी, जैसे कि हमने पिछले सप्ताहों में देखा है। क्योंकि रामनाथ कोविंद का, जैसा आपने कहा, अमित शाह ने जब डिक्लेयर किया तो ये अंडरलाइन किया कि वो दलित नेता हैं, मतलब हम दलित को राष्ट्रपति पद के लिए चुन रहे हैं। और ऑपोजिशन ने इसका रिस्पांस किया, मीरा कुमार को फील्ड किया, तो पहली बार दलित वर्सेस दलित हो गया। एक अगर सोशो पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी लोकतंत्र की कि आज हर पार्टी दलित को फील्ड करना चाहती है, वो दलित जो कि बिल्कुल मार्जिन्स पे रहा है सदियों से। खैर, और फिर मायावती ने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया राज्यसभा में, क्योंकि उनको 3 मिनट से ज़्यादा बोलने नहीं दिया गया। और ये भी माना जा रहा है कि मायावती, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही 2014 में भी, 17 में भी, तो वो अब रीग्रुप करना चाह रही हैं, दलितों को वापस अपने उसमें लाना चाह रही हैं। तो और जो अब आप कह रहे हैं, बेंगलोर में जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अम्बेडकर को लेके, कर्नाटक जहाँ चुनाव होने वाले हैं, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और कैसे दलितों की तरफ बढ़ा जाए, कैसे बराबरी की तरफ बढ़ा जाए, दलितों के लिए एक नई राजनीति पैदा हो और एक नया देश बने, ये सब मुद्दे को लेके वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो मुझे लगता है कि दलित सडनली केंद्र बिंदु बन गया है हमारी राजनीति का, और उसका एक कारण है, मैं मानती हूँ, आज दलित जो है देश भर में, उसमें एक बेचैनी है। हालांकि दलित बहुत बड़ी मात्रा में 50% से अधिक 2014-17 में जो नॉन जाटव हैं, जो कम्युनिटी है जिसमें मायावती और मीरा कुमार बिलोंग करती हैं, वो 50% से ज़्यादा उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट दिया, और जाटव कम्युनिटी ने भी 1/4 के करीब इनको वोट दिया। तो दलित का झुकाव उस तरफ होता जा रहा है। लेकिन पिछले महीनों में दलितों में एक बेचैनी पैदा हो गई है,
और पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसको हम अपनी तरफ ला सकते हैं। तो जो हम मूव्स देख रहे हैं पिछले दिनों में, वो इस संदर्भ में देखनी चाहिए। नीरजा जी आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास में। शांत प्रकाश जाटव जी, अभी आपने सुना नीरजा जी जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से एक पूरा विश्लेषण किया। लेकिन मैं आपकी पार्टी की बात करूं कि आपकी पार्टी जो कोशिश कर रही है दलित समुदाय के बीच इनरोड्स बनाने की, क्या रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति चुना जाना हम उसी क्रम में समझें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी समय से एक बदनाम किया जा रहा है दूसरे दलों के द्वारा कि ये शेड्यूल कास्ट के विरोध में काम करती है। इनफैक्ट क्या है कि जब हमें मौका मिला तो हमने अपने बीच में से जो बेहतर से बेहतर जो व्यक्ति थे रामनाथ कोविंद में, उनको राष्ट्रपति चुना है। और रही बात जिस तरीके से भी इन्होंने कहा कि कांग्रेस बेंगलोर में जो अंबेडकर सम्मेलन जो कर रही है, तो इनफैक्ट क्या है कि अगर कांग्रेस का पहले का बैकग्राउंड देखें तो ये कभी भी अंबेडकर के पक्ष में कभी बोली ही नहीं, हमेशा अंबेडकर का इन्होंने विरोध किया। 1952 में जब अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा से, तब भी इनको हराने का काम जो है इन्होंने किया, कांग्रेस ने किया। इन्होंने किसी भी रूप में अंबेडकर जी को कभी याद नहीं किया। आपको याद होगा, उनको अगर भारत रत्न का जो खिताब दिया वो भी एनडीए ने ही दिया था आपको। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जन्मस्थली है, साहब ने दिया था एनडीए सरकार ने, हम भी उसमें सहयोगी थे जी। हम भी उसमें सहयोगी थे, इसमें कोई वो नहीं है जी। और इसके अलावा आपको ये बताऊं, जहां इनका जन्म हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, महू इंदौर में, उस स्थान का बढ़िया स्मारक बनाया हमने, वहाँ के 6 फ्लैट खरीद करके, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। जहाँ पर इनका परिनिर्वाण हुआ 26 अलीपुर रोड, उस स्थान को भी हमने जो है खरीद करके ओम प्रकाश जिंदाल जो थे उनसे खरीदा और वहाँ एक स्मारक बनाया। इसके अलावा जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और जहाँ उन्होंने दीक्षा ली, वो भी स्मारक जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही सहयोग करके। इसके अलावा आप देखें इंग्लैंड में जहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे पढ़े, तो वो मकान भी जो है अभी 30 करोड़ रुपए में हमने खरीदा। तो ये कहीं भी कांग्रेस ने जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चिंता नहीं की। आज अचानक जब भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल कास्ट नेता जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं उनको बनाया, तो आज इनको अंबेडकर जी याद आ गए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास में। मोहम्मद अली साहब, आपकी पार्टी अंबेडकर को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अभी आपका जो सम्मेलन हो रहा है और जिस तरह की बात अभी शांत प्रकाश जी ने की कि आपने अंबेडकर जी के लिए वो नहीं किया जिसके वो मुस्तहक थे। 2-3 बातें मैं साफ़ कर दूं कुर्बान अली साहब। सबसे पहले तो लोगों को ये गलतफहमी है कि एकदम से ये कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज़ करी गई, ये नी जर्क रिएक्शन था क्योंकि कोविंद साहब को इन लोगों ने नॉमिनेट किया। मुझे याद है मैं बहुत ही छोटा हिस्सेदार रहा हूँ इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग में, तो मैं आपको इस बात का बारे में बताना चाहता हूँ कि ये आइडिया जो था, हमारे जो कांग्रेस के SC/ST सेल के हेड हैं के राजू साहब, ये इनका मार्च से आइडिया था और हमने काम इस पे मार्च में ही शुरू कर दिया था, इससे बहुत पहले कि इन लोगों ने कोविंद साहब को नॉमिनेट किया हो। तो ये तो मैं तथ्यों पर आधारित आपको बात बता रहा हूँ। ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी टाइम से तय हो रही है, इसकी काफ़ी टाइम से तैयारी चल रही है। दूसरी बात, राजनीति करने के मुझे बहुत मौके मिलेंगे और अम्बेडकर साहब के टॉपिक पे ख़ास तौर से, मगर आज के दिन हम अम्बेडकर साहब को याद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कंट्रीब्यूशन की तरफ लोगों का ध्यान दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे जो टॉपिक्स हम लोगों ने तय किए इस कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल राजनीति से दूर हटके हैं। हम लोगों ने इस बात पे भी लोगों का ध्यान दर्शाया कि अम्बेडकर साहब कांग्रेस के हिस्से नहीं थे। जब गांधी जी ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है किस्सा सुनाना, जब आज़ादी आई तो गांधी जी ने नेताजी हमारे पंडित जी से कहा कि देखो आज़ादी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं पूरे भारत के लिए आई है, और इसलिए उन्होंने कहा कि 3 लोग कैबिनेट में इंडक्ट करो जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया को जो अलग अलग वर्गों को रिप्रेजेंट करते। तो शानमुगम चेट्टी, इनके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर साहब को लाए थे। मेरे बड़े भाई ने बोला कि कांग्रेस ने कभी उनके साथ मैं सर ख़त्म कर दो अपनी बात, तो आपने बोला कि हमारी शायद उनकी तरफ जो कॉन्डक्ट था सही नहीं था, मगर हमने उन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया कि 52 में चुनाव तो हरवाया कांग्रेस पार्टी ने, लोकसभा में तो नहीं आने दिया। नहीं, इसे देखिए, इसे देखने के 2 तरीके हैं और लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने, बिल्कुल गलत बात है। नेताजी जब पंडित जी ने, सॉरी मैं बार बार नेताजी पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, पंडित जी ने इतना बड़ा दर्जा दिया था उन्हें। 2 बार तो रिजाइन करना चाहते थे अंबेडकर साहब, मगर पंडित जी ने उन्हें कहा नहीं, आपके बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता। इतने
स्कॉलर थे वो, लेकिन और फाइनली उनका तो जो हिंदू कोड दर्जा बिल था, किया ना इस्तीफा। देखिए कुछ चीज़ों पे फर्क था। और आप नेहरू जी, आप पंडित नेहरू की चलिए मैं आता हूँ कमेंट्री आपके पास पढ़िए, में। आप प्रोफेसर commentary पढ़िए, राजकुमार, binary आप थोड़ी है बताइए कुर्बान अली कि साहब ये को। जो दलित राजनीति में एक उफान हम देख रहे हैं, एक दलित अस्मिता को हर आदमी, हर पार्टी एक तरह से अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, ये सही है कि अब चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है, मैं इंक्लूड करूंगा इवन लेफ्ट पार्टीज़ हैं, वो भी डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब का नाम लेने का प्रयास कर रही हैं, उनको अप्रोप्रिएट करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि अब बहुत ज़्यादा समय हो गया है, इन लोगों ने बहुत देर कर दी है। अब जो बाबा साहब के आंदोलन के जुड़े हुए लोग हैं, उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी बात स्वयं कहने में सक्षम हैं। अगर इनको जैसे अभी साथी कह रहे थे कि भाई नेहरू साहब ने 2 बार उन पे बहुत बड़ा जैसे कोई एहसान कर दिया, तो सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, ये उनका अपना व्यक्तित्व, उनका अपना जो दर्जा था वो इतना महान था कि उससे कैबिनेट जो है वो एनरिच हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हो या फिर लॉ जो बनाए गए उस टाइम पे, वो कहीं ज़्यादा उच्च दर्जे का था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर, और ये आप माने कि भाई डॉक्टर अंबेडकर नेशनल गवर्नमेंट थी, उसके पार्ट थे वो। उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि नेशनल गवर्नमेंट थी, उसके पार्ट बने थे। अभी जो ये बात जो स्टार्ट हुई है कि देखिए, अब डॉक्टर अंबेडकर को आप कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करके अपने साथ मिला लेंगे, या दलितों को आप राष्ट्रपति बना के अपने साथ मिला लेंगे, अब वो टाइम नहीं है। दलित अब सिर्फ अस्मिता की बात नहीं कर रहा, बल्कि दलित अब इस देश के शासन प्रशासन में, इस देश की संपत्ति में, इस देश के सम्मान में अपने हिस्सेदारी की बात कर रहा है। वो बराबरी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के सामने आके खड़ा हुआ है। इसलिए अगर कोई इस तरह का प्रयास साथी कर रहे हैं, दूसरे साथी प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, सबको करना चाहिए, सबको अपनी राजनीति करनी चाहिए। लेकिन अब वो जमाना निकल गया, अब ये 21वीं शताब्दी है, इसमें दलित कम से कम बराबर, और जरूरत पड़ा तो आगे आगे दौड़ के जाएंगे। नीरजा जी, उत्तर प्रदेश चुनावों में हमने देखा कि वहाँ जो पिछले 25 साल से राजनीति हो रही थी, मंडल बनाम कमंडल, पिछड़े बनाम अगड़े, दलित वर्सेस अगड़े, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहें तो लीड ली, और जो मायावती का दलित वोट था उसमें काफ़ी हद तक डेंट किया, और जो समाजवादी पार्टी का ओबीसी वोट बैंक था उसमें काफ़ी हद तक डेंट किया, और 300 से ज़्यादा सीटें जीती। तो क्या आप को लगता है कि अब मायावती जी ने जो तेवर अख्तियार किए हैं, और जिस तरह से वो पहली बार उन्होंने एक इस्तीफ़ा दे करके और शायद सड़क पे जाकर के राजनीति करने की बात सोची है, उससे उनका जो वो जनाधार था जो 2007 में, जिसके बलबूते पर वो अपने बल पे सरकार में आई थी बहुमत के आधार पर, वो बन पाएगा? ये बड़ा सवाल है कि क्योंकि कुछ जानते हैं कि टाइम चल गया, दिख रही है सहारनपुर और पश्चिमी प्रदेश में जो नीरजा जी, मैं दोबारा आता हूँ आपके साथ, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क आपसे ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगा शांत प्रकाश जी कि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में है इस वक्त सत्ता में। चुनाव से पहले ये कहा गया था कि शायद कोई दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, लेकिन वैसा देखने में नहीं मिला। जो आपके पार्टी के अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, उनको उप मुख्यमंत्री से ही संतोष करना पड़ा। यानी उत्तर प्रदेश में अभी आपकी पार्टी से दलित मुख्यमंत्री होने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने कोई किसी जाति विशेष का कहीं कोई मुख्यमंत्री बनाने का कोई बात रखी थी। ये इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जो बेहतर से बेहतर कार्यकर्ता हैं उनको मुख्य भूमिका में आगे बढ़ाया जाता है, और ये जो भी कुछ निर्णय हुए हैं वो सर्वसहमति से हुए हैं। और रही बात जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट वोट को अट्रैक्ट करने की बात है, या जिस तरीके से सहारनपुर और ये तमाम जो मामले उठे हैं, ये सिर्फ जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये कुक्ड मटेरियल है। देखिए, आज मायावती जी ने जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो मायावती जी जो है शुरू से
उनकी एक्टिविटीज़ बहुजन समाज पार्टी की वो कांग्रेस के पक्ष में रही हैं, चाहे वो न्यूक्लियर डील के मामले में वोटिंग का मामला रहा हो, चाहे काले धन पर उनकी चुप्पी रही हो, तमाम मौक़ों पर जो है कांग्रेस की बी टीम के रूप में उन्होंने काम किया है। और आज मैं यहाँ आपके चैनल से सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस की बी टीम के रूप में जो है वो काम कर रही हैं। और आज वो जिस तरीके से काम उनका चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है लेकिन जो समाज को गुमराह दलितों पर करना। अत्याचार की बात उठा रही है, सहारनपुर की घटना, वो गलत है? देखिए, उन्होंने अगर सहारनपुर की घटना के अलावा मैं आपको ध्यान करा दूं, नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस बात को आप मानते? मेरी बात सुने जी। दलितों पर एक सबसे बड़ा अत्याचार आपने डिमोशन, जो प्रमोशन में जो डिमोशन हुआ, 1.25 लाख से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं वो डिमोट हुए, बहन मायावती ने उस वक्त क्यों नहीं दिया इस्तीफा? क्या वो अत्याचार की श्रेणी में नहीं आता? आपने प्रोन्नति में आरक्षण का जो प्रावधान था उसको 212 विधायक होने के बावजूद भी आपने उसका कानून नहीं बनाया, और उसका परिणाम क्या निकला कि 1.25 लाख से ज़्यादा जो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो डिमोशन हो गया उनका। तो आज आप किसी को इसके अलावा अभी रिया गौतम दिल्ली में जिसकी हत्या हुई है उसके ऊपर बहन मायावती ने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा नवाबगंज में एक बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसमें बहन मायावती ने कुछ नहीं कहा। अलीगढ़ में एक लड़का खटीक समाज का था, उसको मार दिया गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अलावा आगरा में जो एक बच्चे का अगर वो उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं कहा। एक सेकंड सुने, ये क्यों नहीं कहा इन्होंने? क्योंकि उसमें मुस्लिम समाज के लोग इन्वॉल्व थे। आप मुसलमान को देख करके या धर्म को देख करके जो है ना डिसीजन लेके, शब्बीरपुर पर जो उनका स्टैंड है वो आपकी नजर में गलत है? देखिए, शब्बीरपुर का स्टैंड जो है वो आज पॉलिटिकल है। आज जो घटना हुई है मैं उसके लिए जो है ना हमदर्दी, दुख रखता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ, और नहीं होनी चाहिए। मगर मायावती जी जो इस वक्त राजनीति कर रही हैं, मैं उस बात के ऊपर सीधा सीधा कह रहा हूं कि जहां इनको स्टेप उठाना चाहिए थे वहां पर चुप रही। आज 1.25 लाख लोग जो है ना कर्मचारी जो है ना वो 3 प्रमोशन नीचे आ गए। जी, मोहम्मद अली साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बहुत ही दुखदायी परंपरा लगने लगी है बीजेपी की। जब भी आप उनका ध्यान दर्शाने की कोशिश करते किसी इंसिडेंट की तरफ, वो सीधा बोलते अच्छा यहाँ पे निंदा करो, वहाँ क्यों नहीं की? अभी आपने सर को बताया और सर ने आपको 5 और इंसिडेंट गिनवा दिया। अरे सर, वो भी उतने ही बुरे हैं, उसकी भी निंदा होती है। नहीं सर, मैं खत्म कर लूँ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको भी मौका दिया उनको, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोल रहे थे। तो ये बीजेपी की जो सोच है किसी भी इंसिडेंट पे, ये वॉट अबाउटरी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये बहुत ही खतरनाक सोच है। वो बात भी गलत है, वो भी गलत है। आप जो एंकर साहब आपसे सवाल पूछ रहे थे, आप कदम क्या उठा रहे हैं ये सब नहीं होने के लिए कि ये आगे से ना हो? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अंबेडकर साहब की जो लेगेसी, मेरे साथी बोल रहे थे कि अंबेडकर साहब की लेगेसी इतनी बड़ी कि कोई एक पार्टी उसे नहीं कोऑप्ट। बिल्कुल सही कहा, अंबेडकर साहब बिलोंग्स टू द नेशन। और आप उनके लेख पढ़ेंगे कुर्बान अली साहब, तो उनकी सोच जो है, जिस बारीकी में वो जाते थे कानून की, जब वो संविधान बना रहे थे। मैं क्योंकि आज अंबेडकर साहब टॉपिक है इसी में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कैसे कैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने। आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए डायरेक्टिव, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, आप जो कह रहे हैं इस पर बहस नहीं, बहस इस बात पे है कि आप उनको एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके नाम पर आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? क्या ये कर्नाटक असेंबली के चुनावों के मद्देनजर नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले आपको बता दूं, जी, नहीं, मैं खत्म कर दूंगा। देखिए, आप लोग हम पे कह रहे हैं कि हमारा ये उद्देश्य हो सकता है, वो उद्देश्य हो सकता है, जो भी उद्देश्य हो, मुझे लगता है कि अभी सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, लीजिए ना उनकी बात प्लीज। मैं कह रहा हूँ आपकी 100 बातें जाए, मगर जब कदम उठाएगा जी प्लीज सर, 2 उनको बोलना तो दीजिए ना। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, आप उनको इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। हम कुछ बोले नहीं, मुझे सिर्फ 2 काम बता दें जो आपने अंबेडकर जी के पक्ष में कहा हो। आप मेरी बात देखिए साहब, मैं कह रहा था कि आज ऐसे चर्चा नहीं हो सकेगी प्लीज। मैंने आपको पूरा मौका दिया, उनको भी मौका बोलने का दीजिए। लूंगा जी। मैं ये कह रहा हूँ आज हम ये कदम उठा रहे हैं, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा डिमेंशन देने की कोशिश करें, बनिस्बत इसके कि पॉलिटिक्स करें। अच्छा पहले क्या किया? मैं मानता हूं भैया कुछ नहीं किया, आप बोलते हैं तो, मगर आज जो करें उसे तो सेलिब्रेट करें मिलके। आज आप लोग भी आइए, सबके लिए खुली है कॉन्फ्रेंस। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए है। जी, प्रोफेसर राजकुमार, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, देखिए, जो बात मैंने पहले कही थी, डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, और ख़ास तौर पे उसको जातिवादी लोग तो बिल्कुल भी उनको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। वो उनके गले की हड्डी बन जाएंगे, फांस बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जितना उनका लिबरेटेड डिस्कोर्स है, जितना उनका बड़ा
आंदोलन है उसमें इन सबको कहीं ना कहीं अपनी उन किंवदंतियों को, उन कहानियों को सबको छोड़ना पड़ेगा जो जातिवाद को बढ़ावा देती हैं। लेकिन जो दूसरी बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक तो नीरजा जी ने जैसे जिस बात को कहा कि भाई इतने परसेंट वहाँ से हट गए, इतने परसेंट वहाँ से हट गए, ये हमारे कुछ साथियों का बड़ा ही अजीबोगरीब वक्तव्य रहता है या रवैया रहता है कि उनको जैसे एक व्यक्ति से वो पूछ के आए हैं। ये थोड़ी सी एक संदेहास्पद है, क्योंकि यहाँ पे हम आमतौर पे देखते हैं कि जितने भी ये सर्वे होते हैं कभी सच के तरफ नहीं जाते, कभी कभार तुक्का लग जाता है, अब ये बात होती है। दूसरी बात क्या जो कहना चाह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है कि देखिए कि आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की जब बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप ये कहें कि भाई नॉन जाट हाउस वहाँ चले गए और इतने ओबीसीज वहाँ चले गए, तो फिर वो परसेंटेज कहाँ पे गया? अगर ऐसी बात थी तो फिर तो 70-75% वोट आना चाहिए था, लेकिन ऐसी तो बात नहीं है कहीं पे भी। और उसके बाद अगर सिर्फ जाटव ही बीएसपी के साथ थे तो जाटव की संख्या कितनी है? 15% है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको तो 23% के आसपास आपको नहीं लगता कि कोई मायावती जी के वोट बैंक में कोई कमी आई? निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन उसको आप इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना परसेंटेज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सर्वे आ रहे हैं, जो स्टडीज आ रही हैं, उसके बेसिस पे, ये माफ कीजिएगा मेरे और आपके कह देने से नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। ये आपत्ति नहीं है इस पे, लेकिन आप इसको एक तरीके से स्वीपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं तो जाहिर है कि जब वो लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई, विधानसभा में उनकी संख्या 19 रह गई, तो आखिर कहाँ गया वोट? देखिए आप ये कह रहे हैं, आप जानते नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में भी उनको लगभग 2 करोड़ वोट मिले। हाँ, नहीं बिल्कुल, तो मतलब ये कि 2 करोड़ 1 करोड़ 94 लाख वोट मिले हैं। हाँ, तो ये कोई कम नहीं है। हाँ, लेकिन उसका डेमोग्राफी इस तरह का है, वहां पे स्कैटर्ड इस तरीके से कि वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये मतलब दूसरी तरीके से इसको देखा समझा जा सकता है। लेकिन जो मुद्दा अब आप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो साथी हमारे कह रहे हैं, देखिए राजनीति करने के लिए वहां पे लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बीएसपी को भी और मायावती जी को भी राजनीति करने का पूरा हक है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, शायद काफी अच्छी बात है कि वो जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रही है, उनके मुद्दे को लेके उन्होंने रिजाइन करने की बात की है। बाकी लोग तो उस तरह की प्रतिबद्धता नहीं दिखा रहे हैं। बाकी लोगों के अंदर तो उतना साहस नहीं है कि भाई हमारा ये ग्रुप है, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम इस बात को लेकर रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हालत बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी है। तो नीरजा जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है, मैं दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। शांत प्रकाश जी, आप एक पॉजिटिव नोट पे मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम साहब दलितों के सही मायने में हमदर्द हैं, उनके हितैषी हैं, तो आप उनकी हालात बेहतर करने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? ये तो एक सिंबॉलिक काम हो गया, राष्ट्रपति आपने बना दिया या उपराष्ट्रपति पिछड़े वर्ग से बना दिया। देखिए कुर्बान अली जी, आज की डेट में मोदी जी, हमारी जो सरकार एनडीए सरकार है, जितनी भी योजनाएं चला रही है वो समुचित भारतवासियों के लिए चला रही है, और उसमें हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति जो है वो लाभान्वित हो रहा है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी जाति समूह के लिए जो है कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं। समुचित उज्ज्वला योजना है जिसमें हमने 5 करोड़ चूल्हे बांटे, वो सभी जाति और धर्म के लोगों को बांटे। और रही बात कि कांग्रेस ने और बहुजन समाज पार्टी ने 15% जो समाज है, जिसको अनुसूचित जातियां हैं, उनका एक नामकरण करके दलित नाम रख करके उसको समाज से बहकाने का काम किया है, और आज भी वो उसको कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को पैचअप करने में इस वक्त हमारे साथ नीरजा जी जुड़ गए हैं। नीरजा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, कि अब ये जो दलित असर्शन या दलित अवेकनिंग या दलित अस्मिता की बात हो रही है, और जिसको लेकर के एक तरह की होड़ कंपटीशन हो गया है राजनीतिक दलों में, उसका क्या भविष्य देखती हैं आप? देखिए, एक तरफ कोशिश है मायावती की कि बाउंस बैक करें। मायावती अपने से नहीं कर पाएंगी, उनको एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि उनको टाई अप करना पड़ेगा और पार्टीज के साथ, जो पहले वो करने के लिए तैयार नहीं थी। अब देखने लायक चीज़ होगी फूलपुर बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है, जो केशव प्रसाद मौर्य के रेजिग्नेशन से सीट खाली हुई है, क्या वो वहाँ लोकसभा बाईपोल में लड़ेंगी? नंबर 1, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी ऑपोजिशन यूनिटी के नाम पे, ताकि रिवाइवल हो और दलित, बैकवर्ड और अपर कास्ट मुस्लिम, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बन सके? तो जो चीज़ मुझे लगता है कि रूलिंग कंबाइन को चिंता करती होगी वो ये है कि मुसलमान तो वैसे ही नाराज़ है, डरा हुआ है, भयभीत है, उसमें अगर एक तबका दलित का जुड़ गया
और फार्मर्स का जुड़ गया, जो भी नाराज हैं कई हिस्सों में देश के, तो एक सेंटर पीस बन सकता है ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स के लिए आगे जाके। होगा कि नहीं, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से राजनीतिक इच्छा शक्ति जो दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। मुझे लगता है लास्ट चीज मैं कहूंगी जो मायावती के लिए बहुत चैलेंजिंग है, वो जो नई ऊर्जा पैदा हो रही है, नए लोग सामने आ रहे हैं, जैसे कि जिग्नेश मोवानी हैं गुजरात में, ऊना के बाद वो उभरे हैं, चंद्रशेखर हैं सहारनपुर में जो घटनाएं हुई उसके बाद उभरे हैं, और बहुत बड़ा दलित तबका वहां खासकर नौजवानों का, शिक्षित नौजवानों को उनकी तरफ देख रहा है। तो जो सीन था कल वो आने वाले कल में नहीं होने वाला। चीजें इतनी सिंपल नहीं है। वहां मोदी भी, नरेंद्र मोदी भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं दलितों के वेल विशर, और दलित उनकी तरफ भी देख रहे हैं। तो वैक्यूम जो है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मायावती दोबारा स्टेप इन कर सकती हैं और जो 2007 की स्थिति थी वो जी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इस चर्चा को हम जारी रखना चाहते थे लेकिन ख़त्म करना पड़ेगा। तो दलित अस्मिता और दलित राजनीति का एक नया चेहरा देश में भर करके सामने आ रहा है। ये आने वाले दिनों में क्या शक्ल अख्तियार करेगा ये वक्त ही बताएगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।